हेलो स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है परसों। तो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप सब, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें टाइम टू टाइम बताई जाती हैं। कॉम्पिटिटिव मैथ को यहाँ पढ़ाया जाता है और जीके के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग भी यहाँ बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं और बाकी के 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। ये तो आपका ओल्ड पैटर्न है, मतलब पेपर तो अभी भी वही 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन हमें करना कितने का है, 50 मार्क्स का। तो ये आप डिसाइड करेंगे एग्ज़ाम हॉल में बैठकर कि आप कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। यदि आप 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो एक तरीके से आपका 20 मार्क्स का पेपर ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है और ये स्कोरिंग भी होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ अटेंड कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वीटो पावर किन किन देशों को मिली हुई है। तो आप सब जानते हैं वीटो पावर क्या होती है। संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी सुरक्षा अपनी काउंसिल है, उसके 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर होती है ना, मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, विच आर चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वह है इप्सा का पूरा अर्थ लिखिए, मतलब फुल फॉर्म ऑफ इप्सा। तो इप्सा इज ए यूनिक फोरम which brings together India, Brazil, South Africa, 3 large democracies facing similar challenges. All 3 are developing, pluralistic, multicultural, multi-ethnic and multilingual and multi-regional, religious। मतलब इप्सा क्या है, एक ऐसा मंच है जो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि ये तीनों ही देश बहुत बड़े हैं और तीनों की जो समस्याएं हैं वो बहुत मिलती जुलती हैं। तो इसलिए ये 3 देश एक मंच पर आकर संगठित हुए हैं और अपनी समस्याओं का ये समाधान ढूंढते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल, द क्योटो प्रोटोकॉल operationalized the United Nations Framework Convention on Climate Change by committing industrialized countries and economics in transition to limit and reduce greenhouse gases emissions in accordance with agreed individual target। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी संधि थी जिसके अंदर जितने भी औद्योगिक देश हैं उन्होंने जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं, उन गैसों के उत्सर्जन को कम से कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन। तो WTO इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन dealing with the global rules of trade. Its main function is to ensure that trades flow as smoothly, predictably and freely as possible। मतलब विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार को बहुत ही मुक्त और बहुत ही स्मूथली चलाने के लिए नियम बनाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्मूथ बनाना और
विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साफ्टा क्या है, ठीक है। तो द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इट इज़ द फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साफ्टा सिग्नेटरी कंट्रीज आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मतलब साफ्टा जो हमारा सार्क है ना, सार्क क्या है, दक्षिण एशिया के जो क्षेत्रीय संगठन है उसका एक व्यापारिक ग्रुप है और सार्क के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, मतलब डिफाइन टेररिज्म। तो वैसे तो टेररिज्म की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिक्शनरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स डिफाइंस टेररिज्म एज द calculate use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear। मतलब लोगों के बीच में डर फैलाने के लिए हिंसात्मक गतिविधियां या हिंसात्मक गतिविधियों की धमकी देना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या। राइट द नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीज ऑफ सार्क एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में 8 कंट्रीज हैं सार्क में, मतलब 8 देश हैं। और कौन कौन से हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी दक्षिणी संवाद क्या है, मतलब नॉर्थ साउथ डायलॉग। तो देखो, नॉर्थ साउथ डायलॉग रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच द डेवलपिंग एंड न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड engage the industrialized countries of North America and Western Europe in negotiations over change to the international economic system। मतलब उत्तरी दक्षिणी संवाद मतलब विकासशील देश और अभी अभी जो देश आज़ाद हुए हैं उनके और विकसित राष्ट्रों के बीच का एक संवाद है, जिसमें ये नवोदित राष्ट्र इन विकसित राष्ट्रों के साथ अपने औद्योगिक संबंधों को स्थापित कर रहे हैं और अपनी आर्थिक जो मतलब सिस्टम है, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना किसने तथा कब की। तो 14 मई 1948, 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने की थी। और परमाणु अप्रसार संधि क्या है, मतलब व्हाट इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज़ नोन एज द NPT। Its purpose is to prevent the spread of nuclear weapons around the world as well as to curb nuclear testing। मतलब जो क्या कहते हैं आपका परमाणु अप्रसार संधि एक ऐसी संधि है जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच परमाणु हथियारों और परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती है, ठीक है। और शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर। तो आप सब जानते हैं कि 1991 से पहले विश्व में 2 पावर थी, एक अमेरिका और एक सोवियत रूस। तो इन दोनों पावर्स के बीच में मतलब इन दोनों शक्तियों के बीच में एक लंबे समय तक एक युद्ध चलता रहा। लेकिन वो युद्ध कैसा था, मतलब अप्रत्यक्ष
मतलब जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन देशों के बीच में संबंध कैसे थे, तनावपूर्ण थे। इसे ही क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। और क्या हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम, मतलब 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो आपके कौन कौन से हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपका क्या आ सकता है, मॉस्ट्रिच संधि क्या है, मॉस्ट्रिच ट्रीएटी। तो मॉस्ट्रिच संधि 7 फरवरी 1992 को, कब, 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदायों के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है, मतलब एग्रीमेंट बिटवीन द यूरोपियन कम्युनिटीज। यह समझौता कहाँ हुआ था, हॉलैंड के मॉस्ट्रिच में हुआ था, इसीलिए इसे मॉस्ट्रिच संधि भी कहते हैं। और इसके फलस्वरूप यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया। ठीक है, जो आप ना यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, वो इसी संधि के बाद अस्तित्व में आया था। एक क्वेश्चन है, दितांत क्या है ना। दितांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है तनाव में शिथिलता, मतलब कि जो टेंशन है उसके अंदर क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राय इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उनमें बढ़ने वाली सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। क्या समझ में आया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब 1945 के बाद दो पावर जब इमर्ज हुई, अमेरिका और सोवियत संघ, तो इनके बीच में टेंशन को कम करने के लिए और इनके बीच में को एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इस शब्द का यूज किया गया। और क्या सकता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, है ना, नॉन अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन कौन थे, पंडित नेहरू, मतलब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो और मिस्र के अब्दुल नासिर। ये वो लोग थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो सकता है इसमें, शीत युद्ध काल में भारत अमेरिका के मध्य विवाद के कोई 2 बिंदु लिखिए। मतलब जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे उसके 2 कौन से पॉइंट हो सकते हैं। एक तो भारत का सोवियत संघ के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन, मतलब भारत का सोवियत संघ के साथ हमेशा से एक दोस्ताना व्यवहार रहा है। और दूसरा, अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान को क्या करता रहा, सैनिक सपोर्ट, मतलब कि अब इंडिया को डिफीट करने के लिए या इंडिया को नीचा दिखाने के लिए हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता की, और जिसका रिजल्ट आज हम सब देख रहे हैं, खुद पाकिस्तान भी इसका परिणाम भुगत रहा है। और क्या हो सकता है, बेल्फोर अनाउंसमेंट क्या था, मतलब बेल्फोर उद्घोषणा क्या थी। तो ये यूनाइटेड किंगडम के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर आर्थर बेल्फोर के नाम से ये अनाउंसमेंट हुआ था, इसीलिए इसे बेल्फोर अनाउंसमेंट कहा जाता है। और यह दस्तावेज ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, ब्रिटेन और उनके डोमिनियनों के बीच के संबंध तथा राष्ट्रमंडल के अंतर्व्यवस्था को परिभाषित करने वाला सबसे अहम दस्तावेज है। मतलब बेल्फोर अनाउंसमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो किस किस के बीच में हुआ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ब्रिटेन और उनके डोमिनियन के बीच में। UNFCCC क्या है, यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन द्वारा दुनिया के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के तरीकों पर एक सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करने हेतु अपने उद्देश्य से गठित समझौता वार्ता समूह है। मतलब ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि दुनिया के जो बहुत सारे देशों के बीच में
एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट आप इसे कह सकते हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन और जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले विषयों पर बातचीत करने का एक मतलब मंच प्रदान करता है। आसियान का क्वेश्चन आ सकता है। तो आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और भारत की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए, मतलब कि इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो इसके फेवर में दो कौन से हम लॉजिक दे सकते हैं? एक तो भारत दुनिया में दूसरी सबसे बढ़ती हुई तेज़ी से अर्थव्यवस्था वाला देश है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भी देश बन ही जाएगा, अभी फ़िलहाल वो दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और भारत एक जिम्मेदार और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मतलब एक तो मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश है, और सेकंड नंबर की सबसे उभरती हुई सबसे बड़ी इकनॉमी है ये। तो इस तरीके से ये कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप देख कर जाइएगा एग्ज़ाम में। अब हम डिस्कस करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन 4 आएंगे और आपके पास स्कोप को रहेगा यहाँ पर। यदि आप 4 क्वेश्चन इनको कर देते हैं तो आपके 20 मार्क्स आराम से यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत रूस संबंधों को स्पष्ट कीजिए, मतलब एक्सप्लेन इंडो रशियन रिलेशंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो देखो 21वीं सेंचुरी के पहले डिके में दोनों देशों के संबंध बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं, मतलब दोनों देश बहुत ज़्यादा एक दूसरे के घनिष्ठ हुए हैं। दोनों के संबंधों में सैनिक व तकनीकी सहयोग तथा अब हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन, भारत रूस संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो भारत और रसिया शुरू से ही एक अच्छे मतलब दोस्त रहे हैं, अच्छे मित्र रहे हैं। और 21वीं शताब्दी के पहले डिके में, पहले दशक में दोनों ही देशों के बीच में एक घनिष्ठता देखी गई है, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं। दोनों के संबंधों में सैनिक व तकनीकी सहयोग तथा परमाणु ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। हाइड्रोकार्बन व ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में बहुत सारी संभावनाएं निकल कर आई हैं। दोनों देश ब्रिक्स तथा G20 समूह के सदस्य हैं तथा कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, आतंकवाद, सुरक्षा परिषद व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि में दोनों के मध्य समान दृष्टिकोण पाया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच टकराव के प्रमुख कारण, मेन कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट विषयों के हम बता सकते हैं। जैसे सिंधु नदी जल विवाद, कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो ये डिसाइड किया गया था कि सिंधु नदी की जो झेलम, चिनाब और एक और नदी है झेलम, चिनाब और सिंधु, है ना, ये नदियाँ पाकिस्तान की तरफ जाएंगी और सतलज, रावी और ब्यास, इनका पानी इंडिया को मिलेगा। लेकिन ये हमेशा से विवाद का विषय रहा है। कश्मीर विवाद हम सबको पता है, जो भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी समस्या है। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सर्क्रिक रेखा है, इंटरनेशनल रेखा, उसमें वो गुजरात के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता है। और आतंकवाद की समस्या तो दोनों देशों का एक बहुत ही करंट इशू है। किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय विवाद हमें बताने जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना के लिए कार्रवाई की है, मतलब एक्सप्लेन एनी 4 इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वेयर यूनाइटेड नेशन एक्ट फॉर रीस्टोरिंग पीस। तो ऐसे बहुत सारे विवादों को सुलझाया है, लेकिन हम कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला, कंबोडिया और मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष की समाप्ति व समझौता कराने में भूमिका निभाई। और कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र
मध्य अफ्रीकन गणतंत्र, पूर्वी तिमोर, कोसोवो एवं सिएरा लियोन में जारी संकटों के कारण सुरक्षा परिषद ने 5 नए मिशन स्थापित किए हैं। और वो कौन कौन से हैं? 2000 में इथियोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन, 2002 में पूर्वी तिमोर के समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन, और वर्ष 2003 में साइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन। ठीक है। और इसी के साथ 1956 में सुएज संकट के समय से साइप्रस, लेबनान और कांगो के जरिए शांति बनाए रखने में भी इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही के सालों में कंबोडिया और कुवैत में भी संयुक्त राष्ट्र ने बहुत उल्लेखनीय समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मतलब एक्सप्लेन एनी 4 न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन कंटेम्पररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो देखो, शीत युद्ध का अंत एंड पोलर वर्ल्ड। सोवियत संघ के ख़त्म हो जाने के बाद दुनिया कैसी हो गई? एक ध्रुवीय हो गई। और कौन से जो ऐसे विषय हैं जो आज की तारीख में हम उन्हें न्यू विषय कह सकते हैं? साम्यवादी गुट का अवसान, कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक, जर्मन का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की प्रासंगिकता, रेलिवेंस ऑफ एनएएम, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार, इंक्रीजिंग मेंबरशिप ऑफ यूएनओ। अगला क्वेश्चन हो सकता है भारत की विदेश नीति के उद्देश्य। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, मतलब गोल्स हैं। तो और देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना, है ना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करना। हमेशा भारत मीडिएटर का रोल प्ले करता है जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं। सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्वक संबंध बनाना, है ना, मतलब जितने भी देश हैं भारत के, चाहे वो पड़ोसी हों या दूर के देश हों, सबके साथ एक डिग्निटरी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। और क्या है? उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो, विरोध करना। मतलब जो कॉलोनिज्म था, जो कि कोई देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है, उसका विरोध करना। ये सब भारत की विदेश नीति के। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण, मतलब कोल्ड वॉर क्यों हुआ? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें से कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक कारण, है ना, हिस्टोरिकल रीजन, और द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, ठीक है, और युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, और सोवियत संघ तथा याल्टा समझौते की अवहेलना, है ना, ये कुछ। और एक क्वेश्चन आप ये भी आ सकता है कि साम्यवादी जो गुट था उसका जो स्प्लिट हुआ, विघटन हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, उसके कारण शीत युद्ध खत्म हो गया, रूस की भूमिका में परिवर्तन आ गया, साम्यवाद का पराभव हो गया, लोकतंत्र की सर्वव्यापकता हो गई, और विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक माना जाने लगा। एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत की पूरब की ओर देखो नीति क्या है? मतलब इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? तो देखो, भारत अभी तक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, मतलब अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इनके साथ उसके संबंध थे, लेकिन बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि भारत को अपने पूरब की ओर जो देश हैं उनके साथ भी संबंध बनाने चाहिए, है ना। तो भारत का आसियान देशों के साथ संबंध हमारी विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ है और हमारी पूरब में काम करो नीति की आधारशिला है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय पूरब की ओर देखो नीति की शुरुआत हुई, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और इसे स्ट्रॉन्ग बनाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसे पूरब में काम करो, मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति के रूप में और सक्रिय एवं गतिशील रूप इसे प्रदान कर दिया गया है। तो ये तो थे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन।
तो इस तरीके से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। उनमें से कुछ तो 2 नंबर के हैं आएंगे मतलब, और कुछ 5 मार्क्स के आएंगे। अब आएंगे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप अपनी देख लेना कि आप 20 मार्क्स के कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यदि हम देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो है ना शीत युद्ध वाला क्वेश्चन, कि है ना शीत युद्ध का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, और वर्तमान स्थिति का विवेचन, मतलब डिस्कस द मीनिंग, कॉज ऑफ ऑरिजिन एंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ कोल्ड वॉर। तो आपको शीत युद्ध के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना है कि 1945 के बाद से दुनिया में एक मतलब छिपा हुआ एक होता ना प्रॉक्सी वॉर की तरह एक लड़ाई चल रही थी। उसे शीत युद्ध का नाम दिया गया, जो 1991 तक चली। ठीक है, उसके बाद सोवियत संघ ख़त्म हो जाता है और एक तरीके से ये लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है। तो आपको इसमें मीनिंग से लेकर उत्पत्ति के कारण बताते हुए और फिर वर्तमान में क्या इसका प्रभाव दिखाई देता है, ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संगठन कार्यों एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए। मतलब जो यूएनओ है अपना, उसकी जो महासभा है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शंस और उसके रोल, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पूरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को आप पढ़कर जाइएगा। फिर भारत की विदेश नीति को पढ़कर जाइए। भारत की जो विदेश नीति है मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, ये सब कुछ। फिर और क्या आ सकता है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख विचारों और मुद्दों का विश्लेषण, मतलब एनालिसिस द मेजर थीम्स एंड इश्यूज ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो अभी हमारी नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, NIEO जिसे आप कहते हैं, उसकी मेजर थीम्स क्या हैं और उसके मेजर इश्यूज क्या हैं। एक आपका आसियान पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि आसियान क्या है, आसियान को समझाइए, है ना। एक मेजर क्वेश्चन में भारत पाकिस्तान के संबंधों पर भी चर्चा करवाई जा सकती है। आतंकवाद क्या है ना, पूरा एक्सप्लेन करना है, मतलब टेररिज्म को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर क्वेश्चंस थे जिनको आप देख सकते हैं। मतलब ये देखो, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत की विदेश नीति, ठीक है, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा और सुरक्षा परिषद, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनको जो आप ज़रूर देखकर